नमस्कार, गुड मॉर्निंग। न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। हेलो इंडिया के इस खास बुलेटिन में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं, जहां हम आपको रूबरू कराएंगे देश के तमाम खबरों से। रुक करते खबरों का। बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी, ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी, सुबह 9 बजे संसदीय दल की बैठक होगी। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान किया जाएगा। 3 राज्यों में जीत मिलने पर पीएम मोदी का यह सम्मान होगा। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी देखिए। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिली भारी बहुमत के साथ जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित करने के लिए आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 3 राज्यों में जो भारी जीत हुई, उसी के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया जाएगा। सुबह 9 बजे यानी कि ठीक 1 घंटे बाद संसदीय दल की बैठक शुरू होगी। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान होगा, उनको सम्मानित किया जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जिसमें बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता शामिल हो सकते हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शायद इस बैठक में शामिल हो। लेकिन बीजेपी संसदीय दल की बैठक है, ये बैठक काफी खास, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। ऐसे में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि बीजेपी के जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो सभी पहुंचे और इस बैठक का हिस्सा बने, क्योंकि भारी बहुमत से मिली जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित करने का फैसला भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। और इसीलिए आज 9 बजे एक बैठक होगी, जिस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित करने का काम किया जाएगा। वहीं तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री होंगे रेवंत रेड्डी। तेलंगाना सीएम के रूप में आज शपथ वो ग्रहण करेंगे। हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम में लेंगे शपथ। आज दोपहर 1 बजे रेवंत रेड्डी लेंगे शपथ। शपथ ग्रहण में शामिल होंगे सोनिया गांधी और राहुल गांधी। मल्लिका अर्जुन खड़गे भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। प्रियंका गांधी भी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगी। तो रेवंत रेड्डी तेलंगाना के नए सीएम बनेंगे। कांग्रेस की तरफ से उन्हें सीएम बनाया जा रहा है। हालांकि इससे पहले उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई थी, उसकी जिम्मेदारी बखूबी उन्होंने निभाई है और अब तेलंगाना के नए सीएम के तौर पर उनका नाम सामने आया। रेवंत रेड्डी आज शपथ ग्रहण करेंगे। हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम में वो शपथ लेंगे। दोपहर 1 बजे का वो समय निर्धारित किया गया है, जब रेवंत रेड्डी स्टेडियम में शपथ ग्रहण करेंगे। शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिका अर्जुन खड़गे भी पहुंचेंगे और प्रियंका गांधी भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगी। तेलंगाना से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर रेवंत रेड्डी आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। तेलंगाना राज्य की जिम्मेदारी वो उठाएंगे। बीआरएस को हार देते हुए उन्होंने तेलंगाना में कांग्रेस को जीत दिलाई, जिसके बाद ये तय किया गया कि रेवंत रेड्डी ही वो नाम होंगे जो सीएम बनेंगे तेलंगाना में। 119 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी संभालेंगे खुद मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। 1 बजे का वो समय होगा जब वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, शपथ लेंगे। तेलंगाना के सीएम के रूप में रेवंत रेड्डी चुने गए हैं। लाल बहादुर स्टेडियम में आज शपथ ग्रहण समारोह है। दोपहर ठीक 1 बजे रेवंत रेड्डी शपथ ग्रहण करेंगे।
संसद के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है। जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल राज्यसभा में पेश होगा। कल लोकसभा में पास हुआ था। अमित शाह ने सदन में बिल पर की थी चर्चा। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे। जम्मू कश्मीर आरक्षण बिल राज्यसभा में होगा पेश। कल लोकसभा में पास होने के बाद ये अब राज्यसभा में पेश किया जाएगा और अगर यहां से भी मंजूरी मिल जाती है तो इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने का काम किया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर आरक्षण बिल राज्यसभा में आज पेश होगा। इसको लेकर लोकसभा में चर्चा भी की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने और चर्चा के बाद लोकसभा से पास हुआ ये बिल और अब राज्यसभा से भी पास होने का इंतजार है। तो कल लोकसभा में पास हुआ था बिल। आपको बता दें अमित शाह ने सदन में बिल पर चर्चा की थी। मैंने कहा था आतंकवाद का मूल आर्टिकल 370 के कारण खड़ा हुआ अलगाववाद की भावना है। आर्टिकल 370 जाने से अलगाववाद में बहुत बड़ी कमी आने वाली है और इसके कारण आतंकवादी भावनाओं में कमी आएगी। रिकॉर्ड की बात है भाई अभिनंदन जी। अब मैं बताता हूं नौजवान 1994 से 2004 इसमें शासन पर मैं नहीं जा रहा, कालखंड बोल रहा हूं। कई शासन आए हैं। टोटल आतंकवाद की कुल घटनाएं 40,164 हुई। छोटी छोटी घटनाएं भी है, कुछ बड़ी भी है। 2004 से 14 मनमोहन सिंह सोनिया जी के शासन का समय आतंकवाद की घटनाएं 7,217 हुई, 7,270 और नरेंद्र मोदी सरकार में 14 से 23 तक सिर्फ 2,000 हुई। 70% की कमी आई है। और मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करना मांगता हूं कि ये जो 2,197 आई है इसमें से एक घटना का जिक्र है। 65% घटनाएं पुलिस की गई कार्यवाही के कारण अकर हुई है। मतलब कोई जगह पे सूचना मिलती है कि आतंकवादी छिपा है, पुलिस इस पर हमला करती है तो भी वो आतंकवादी मुठभेड़ मानी जाती है। इस प्रकार की 70% कमी आई है 2004 से 14 में और 14 से 23 में। नागरिकों के मृत्यु के अंदर 72% की कमी आई है और सिक्योरिटी फोर्सेस के मृत्यु के अंदर 59% की कमी नरेंद्र मोदी सरकार में। इसलिए मैं कहता हूं, मैं ठीक ही कहता था, अलगाववाद की भावना का मूल, उसका उद्भव स्थान आर्टिकल 370 है। वो जाएगा, अलगाववाद की भावना भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खत्म होगी और आतंकवाद भी खत्म। और कल पथराव की बात करते, मैंने 2 साल लिए हैं साहब। 2010 2654 पथराव की घटनाएं हुई थी 2010 में। 2023 में 0, एक भी पथराववाद की घटना। ऑर्गेनाइज हड़ताल जो कॉल देकर पाकिस्तान से कॉल देते थे इनके आका और कश्मीर की वैली और जम्मू बंद हो जाते थे। 132 ऑर्गेनाइज हड़तालें हुई थी 2023 में। एक भी हड़ताल नहीं, एक भी बंद नहीं। मान्यवर, पथराव में नागरिकों की मृत्यु 2010 में 112 हुई थी। 23 में क्योंकि पथरावी नहीं हुआ है, नो इंजर्ड नो डेथ। मान्यवर, सिक्योरिटी फोर्सेस पथराव के कारण 6,235 हुए थे इंजर्ड सिक्योरिटी फोर्सेस और इस बार क्योंकि पथरावी नहीं हुआ है 0 इंजर्ड है। क्या बदलाव हुआ है? इनको मैं कहता हूं क्या बदलाव हुआ है। अरे इसी सदन में रहकर सारी मर्यादाएं तोड़कर अगर धारा 370 खत्म हुई तो खून की नदियां बह जाएगी कहते थे। खून की नदियां छोड़ो,
कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है किसी की। इस तरह की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आपके आसन के सामने जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि दो बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई। इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। एक सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। चलिए बढ़ते खबरों में आगे, जहां सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का आज होगा अंतिम संस्कार। गोगामेड़ी गांव लाया जाएगा पार्थिव शरीर, पैतृक गांव में ही होगा सुखदेव का अंतिम संस्कार। अंतिम विदाई में शामिल हो सकते हैं समर्थक। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देखिए, परसों गोली मारकर, ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या कर दी गई थी। आज उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव लाया जाएगा, जहां अंतिम विदाई देने के लिए तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। हालांकि अंतिम विदाई में शामिल होने के लिए कई समर्थक आज पहुंचेंगे। पैतृक गांव में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का अंतिम संस्कार होगा। ताबड़तोड़ गोलियों से छलनी करने के बाद सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को मौत के घाट उतारा गया और अपराधी फरार हो गए। हालांकि पुलिस लगातार इस मामले में जांच कर रही है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगातार प्रयास जारी है, लेकिन जो जानकारी है वो ये कि पैतृक गांव में अंतिम संस्कार होगा। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक चावला जुड़ गए। दीपक, आज सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। जो लास्ट राइट्स हैं वो उन्हें दिए जाएंगे। देखिए, बिल्कुल पोस्टमार्टम के बाद एक बार अंतिम दर्शन जयपुर के राजपूत सभा भवन में होंगे, जहां पर हजारों की संख्या में जो राजपूत समाज और अन्य समाज के लोग हैं वो अंतिम दर्शन के लिए जाएंगे। और उसके बाद जो है उनका पैतृक गांव जो कि हनुमानगढ़ में गोगामेड़ी है, वहां पर जो है अंतिम संस्कार वहां पर किया जाएगा। तो कह सकते हो कि अंतिम संस्कार जहां पर होगा वहां लाखों की तादाद में जो है भीड़ आ सकती है। और जयपुर में भी आज जो है पोस्टमार्टम होना है सुबह, और उसके बाद राजपूत सभा भवन में उनका पार्थिव देह वो जाएगा। तो वहां पर भी जो है बड़ी संख्या में लोग जो है वो जा सकते हैं। आज राजस्थान में भी यथावत स्थिति है, यानी कि कल जिस तरह से राजस्थान पूरी तरह से बंद था, सफल था, जयपुर भी पूरी तरह से बंद था, वही स्थिति आज भी रहने वाली है। आज चूंकि आंदोलन जो है समाप्त की घोषणा तो कर दी है, लेकिन फिर भी जो आंदोलनकारी है या प्रदर्शनकारी है जो अपनी मांगे मान रहे हैं, उनमें यथावत स्थिति है, जो कंफ्यूजन की स्थिति है। इसी को देखते हुए आज जो है आज भी मान सकते हैं कि आज भी राजस्थान पूरी तरह से बंद रहने वाला है। इसके अलावा जो दोनों शूटर है वो अभी पुलिस गिरफ्त से दूर है, रोहित और नितिन, उन्हें अभी तक भी जो है पुलिस नहीं पकड़ पाई है। इसके अलावा जो 8 मांगे थी इस पूरे मामले की, वो 8 मांगे जो है वो पूरी कर ली गई है, यानी उनको सहमति पत्र दे दिया है। इसके साथ ही जो इसमें जो एसएचओ श्यामनगर का जो क्षेत्र था उसको भी यहाँ पर सस्पेंड कर दिया है, बीट कांस्टेबल ने इसको सस्पेंड कर दिया गया है। और एनआईए की टीम भी पूरे मामले में निगाहें रखी हुई है, क्योंकि मांग का हिस्सा है कि एनआईए की टीम पूरे मामले की जांच करे। इसके साथ ही दिल्ली की क्राइम ब्रांच टीम भी आज जयपुर पहुंच चुकी है। दिल्ली क्राइम ब्रांच टीम भी पूरे मामले की जांच कर सकती है। दिल्ली क्राइम ब्रांच टीम इसलिए जांच कर सकती है क्योंकि रोहित गोदारा केस के मामले में दिल्ली पुलिस को पहले से लीड है। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस दोनों मिलकर इस पूरे मामले की कार्रवाई करेगी। 2 शूटर को गिरफ्तार करना होगा, क्योंकि जब तक दोनों शूटर गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक लोगों का गुस्सा जो है वो शांत नहीं होगा। बहरहाल दोनों शूटर अभी कहाँ है कहाँ नहीं है इस बारे में कोई खबर नहीं है। पुलिस की टीमें लगी हुई है, लेकिन सुराग अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। बिल्कुल, आप देखिए ये समय कितना संवेदनशील है जब सत्ता का परिवर्तन हो रहा है, सरकार बदल रही है, और उस समय में इस तरह की बड़ी घटना हो जाना। और आप सोचिए, खुद रोहित ने इसकी जिम्मेदारी ली है कि हत्या उसने करवाई है, बावजूद इसके पुलिस गिरफ्त से वो बाहर है। इसी से यह समझा जा सकता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है, जो पुलिस और प्रशासन है वो कितने सजग है कि अपराधी छुपने में इतने ज्यादा माहिर कि पुलिस उन्हें पकड़ पाने में बिल्कुल फेल साबित हो रही है। देखिए, बहुत बड़ी गंभीर सवाल है कि कड़ी नाकाबंदी जैसे घटना होती है, कड़ी नाकाबंदी होती है, उसके बावजूद दोनों शूटर जो है जयपुर छोड़कर जो है भागने में कामयाब हो जाते हैं। जयपुर छोड़कर अब वो कहाँ चले गए, राजस्थान में कहीं छिपे या फिर हरियाणा जा सकते हैं,
यूपी जा सकते हैं, पंजाब जा सकते हैं। तो वो बड़ा सवाल है कि इतनी गंभीर नाकाबंदी, ए श्रेणी की नाकाबंदी के बाद वो कैसे भाग गए। उसके अलावा रोहित गदारा ने एक बार फिर से अपना जो है फेसबुक पेज जो है वो अपडेट किया है। हत्या होते ही उसने जिम्मेदारी ली थी और एक बार रात को फिर से उसने फेसबुक पेज अपडेट किया है। तो वो रोहित गदारा की अपडेट ये है कि वो शायद भारत से बाहर कहीं छिपा है और भारत के बाहर से अपनी जो गैंग है वो चला रहा है। रोहित गदारा राजस्थान में अपनी गैंग को जो है वर्चस्व के लिए चला रहा है और सुखदेव सिंह गोगाबंडी राजस्थान में एक बड़ा नाम था, इसीलिए उसने बिल्कुल। उसको टारगेट किया। बिल्कुल देखिए, रोहित गोदारा का जो आप जिक्र कर रहे हैं कि रात ही में उसने अपना फेसबुक अपडेट किया है, तो क्या उसके आधार पर जो साइबर टीम है उन्हें कोई लीड नहीं मिल पा रहा है, इतना मुश्किल हो पा रहा है ये? बिल्कुल, आपने ठीक कहा, साइबर टीम बहुत एक्सपर्ट होती है और आईपी एड्रेस के माध्यम से कहाँ से क्या आईडी चलती है, क्या होती है, वो सारा जो है वो ट्रैक कर लेती है। लेकिन बावजूद उसके अब जो अपराधी है वो भी काफ़ी ज़्यादा शातिर हो चुके हैं और वो जो है वाईफ़ाई इस तरह से वो भी एक्सपर्ट है, तो वो भी अलग-अलग तरह की स्कीम लगाकर जो है वो इंटरनेट चलाते हैं और बहरहाल कहाँ से फेसबुक आईडी अपडेट हुआ है, ये अभी जो है कुछ भी पता नहीं चला है। रोहित गोदारा भी एक बड़े अव्वल दर्जे का बदमाश है, लॉरेंस बिल्कुल। का एकदम ख़ास है और वो अच्छे से जानता है कि पुलिस की साइबर टीम या पुलिस की जो ग्राउंड लेवल पे टीम है वो मुझे पकड़ सकती है, तो वो भी बहुत शातिर है। लेकिन कब तक वो राजस्थान पुलिस से, भारतीय पुलिस से बचेगा? क्योंकि अब दिल्ली की क्राइम ब्रांच टीम यानी कि कल गृह मंत्री अमित शाह ने भी राजस्थान के राज्यपाल से टेलीफ़ोन पर बात की थी और जो है कड़े से कड़े निर्देश दिए। तो ये तय मान सकते हैं कि केंद्र सरकार भी इस मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा सख्त है और दिल्ली की क्राइम ब्रांच टीम आ चुकी है, एनआईए की टीम भी आज पूरे मामले की जाँच कर सकती है। तो जब दोनों टीमें जब जाँच करेगी बिल्कुल तो मुझे दीपक, नहीं लगता देखिए कि रोहित रोहित गदारा बच गोदारा सकता है। जिसने सरेआम सभी के सामने ये स्वीकार किया है कि उसी ने ये हत्या कराई है, आखिर अब भी वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उसकी गिरफ्तारी कब तक होगी, कब तक तमाम सबूत हाथ लगेंगे, ये देखने वाली बात होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड मामला, श्यामनगर थाना एसएचओ को किया गया सस्पेंड। मंगलवार को सुखदेव सिंह की हुई थी हत्या, तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां हत्याकांड मामले में श्यामनगर थाना के एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है। मंगलवार को सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की सरेआम उनके घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी, ताबड़तोड़ गोलियों से छन्नी किया गया था, जिसके बाद इस मामले पर अब एक एक कर कार्रवाई की जा रही है। श्यामनगर थाना एसएचओ को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। मंगलवार को सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद यह एक्शन लिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी मामले में सुनवाई, 5 याचिकाओं पर एक साथ होगी सुनवाई। 2 याचिका एएसआई सर्वे के खिलाफ है। मामले से जुड़े पक्ष कोर्ट में रखेंगे दलील। वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी 5 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। सुबह 10 बजे से जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में इस मामले पर सुनवाई होगी। ज्ञानवापी विवाद में से जुड़ी सभी 5 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट एक साथ सुनवाई कर रहा है। इनमें से 3 याचिकाएं 1991 में वाराणसी की अदालत में दाखिल किए गए केस से जुड़ी हुई है, जबकि 2 याचिका एएसआई के सर्वे के आदेश के खिलाफ है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी मामले में सुनवाई होगी। आपको बताते चले कि एक साथ 5 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला दिन भर जारी रहेगा। आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।